सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं चैनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम संसदात्मक शासन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संसदात्मक शासन या संसदीय शासन प्रणाली क्या है, इसके गुण या इसकी अच्छाइयाँ क्या है और कौन कौन से दोष हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो संसदात्मक शासन प्रणाली शासन के कार्यों के आधार पर वर्गीकरण जब किया जाए तो दो प्रकार के शासन सामने आते हैं, संसदीय शासन व अध्यक्षात्मक शासन। तो शासन के कार्यों के आधार पर या कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाए तो संसदात्मक शासन व अध्यक्षात्मक शासन ये दो प्रकार सामने आते हैं। और अगर शक्तियों के केंद्रीयकरण या विकेंद्रीकरण के आधार पर, शक्तियों के विभाजन के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाए तो उसमें एकात्मक व संघात्मक शासन प्रणालियाँ आती हैं। तो यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है शासन के कार्यों के आधार पर या व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। शासन के तीन प्रधान अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण ये किया जाता है। यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का एकीकरण कर दिया जाता है, वह कार्यपालिका व्यवस्थापिका के नियंत्रण में कार्य करती है, उत्तरदायी रहती है, तो उसे संसदीय सरकार कहते हैं। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अगर घनिष्ठ संबंध है, एकीकरण का अर्थ यहाँ पे यह है कि कार्यपालिका का जो निर्माण, जो गठन किया जाता है वो व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है, उसी के मेंबर होते हैं। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अगर घनिष्ठ संबंध है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के नियंत्रण का यहाँ पे मतलब है कि व्यवस्थापिका उनसे प्रश्न पूछ सकती है कार्यपालिका से और उसके प्रति वो जवाबदेह भी होती है, उत्तरदायी का यही अर्थ है। तो उसे संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। यहाँ पे जो संसद है वो स्ट्रॉन्ग होती है बजाय कि कार्यपालिका के। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। इस आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो उसको संसदात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। अध्यक्षात्मक शासन में इनके मध्य घनिष्ठ संबंध नहीं पाए जाते हैं, बल्कि शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है और दोनों ही अंग या तीनों ही अंग के हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो तीनों ही स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से भिन्न कार्य करते हैं, वो उसके अंग नहीं होते। गार्नर विचारक जो है वो क्या कहते हैं, संसदीय सरकार वह व्यवस्था है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल जो है वो विधानमंडल और लोकप्रिय सदन के प्रति, तो जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिमंडल है, वो विधानमंडल और लोकप्रिय सदन का अर्थ यहाँ पे है जैसे भारत में लोकसभा, लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंत में निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था का एक तरीके से कह सकते हैं कि उदाहरण है संसदीय सरकार। अब बात करें इसकी विशेषताएं क्या है। संसदीय शासन को उत्तरदायी शासन तथा मंत्रिमंडलात्मक सरकार भी कहते हैं। यहाँ पे पूरा मंत्रिमंडल जो है एक यूनिटी के तौर पे काम करता है और मंत्रिमंडल का या मंत्रियों का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल रहता है, बजाय कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में उसमें देखें तो मंत्रियों को नाम मात्र की शक्तियाँ वहाँ पे दी जाती है। संपूर्ण जो है कार्यपालिका वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। तो लेकिन उसके विपरीत है ये, तो संसदीय शासन मंत्रिमंडलात्मक सरकार भी इसको कहते हैं, उत्तरदायी शासन भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जवाबदेही, उनका उत्तरदायित्व जो है वो लोकप्रिय सदन के प्रति विश्वास मत के द्वारा और अंततः वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं बजाय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के। तो विशेषताओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। संसदात्मक शासन सरकार या संसदीय शासन जो है उसकी क्या है विशेषता। पहली विशेषता, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका का भेद इसमें पाया जाता है। इस प्रणाली में राज्य का संवैधानिक प्रधान नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, वह केवल राज्य का प्रधान होता है, शासन का नहीं। व्यवहार में उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो जो कार्यपालिका है वो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का इसमें भेद पाया जाता है। नाम मात्र की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, या ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे वो नाम मात्र की शक्तियाँ वो वहाँ पे सम्राट में निहित होती है।
तो कहने के लिए या संवैधानिक तौर पे उनको प्रधान वहाँ पे माना जाता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, या ब्रिटेन के उदाहरण से देखें तो वहाँ का सम्राट है। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन है वहाँ पे, शासन का प्रधान कौन है, वो है वहाँ पे प्रधानमंत्री। तो नाम मात्र का राज्य अध्यक्ष है, वह राज्य का प्रधान होता है, शासन या सरकार का नहीं। व्यवहार में उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, अर्थात मंत्रिमंडल करता है, लेकिन मंत्रिमंडल में भी जो प्रथम है, जो मंत्रियों का प्रथम है, वह प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व इसमें रहता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध इसमें पाया जाता है। संसदीय शासन में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, तो दोनों उसी में से बनती है, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। तो उत्तरदायित्व उसमें निहित किया गया है, उनको सवालों का जवाब देना पड़ता है। वहाँ पे अगर वहाँ पे विश्वास मत प्रस्ताव है तो उसमें वो एक मंत्री के खिलाफ हो या पूरी सरकार के खिलाफ हो, उसको सरकार को जीतना पड़ता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव एक मंत्री या निंदा प्रस्ताव एक मंत्री या पूरी सरकार के खिलाफ हो तो उसका बराबर असर होता है, पूरी सरकार को वहाँ पे इस्तीफा देना पड़ता है। तो व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कार्यपालिका जो है वो सारी के सारे सभी सदस्य जो होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल को भंग कर सकती है। वाद विवाद होता ही रहता है सदन में। अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव और प्रश्न आदि पूछ करके मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका नियंत्रित करती है। तो दोनों में घनिष्ठ संबंध है और उसे नियंत्रित भी करती है। प्रश्न आदि पूछे जा सकते हैं। प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव पेश करना, ये सरकार के लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं। तीसरी विशेषता की बात करें तो वह है मंत्रिमंडल की एक रूपता। मंत्रिमंडल एक इकाई होती है, इसके सदस्य सामूहिक रूप से प्रस्तुत आते हैं, उनमें सजातीयता पाई जाती है। सजातीयता का मतलब उनका एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए। पार्टी जो है वो एक ही पार्टी से जुड़े हुए हो। उनका जो बनाया जाए कि घोषणा पत्र या उनका जो लक्ष्य निर्धारित किया जाए सरकार का क्या है, तो वो एक जैसा ही होना चाहिए। तो सजातीयता उनमें पाई जानी चाहिए। मंत्रिमंडल की एक रूपता पाई जाती है। सभी मंत्रियों का एक ही दायित्व होता है और शासन का जो लक्ष्य होता है। तो मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में इसमें काम करता है। चौथी विशेषता की बात करें तो वह है सामूहिक उत्तरदायित्व। किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री नहीं बल्कि संपूर्ण मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें रहता है। एक मंत्री की अगर उसके खिलाफ में निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी सरकार को उसमें इस्तीफा देना पड़ता है। तो अकेला वही मंत्री नहीं बल्कि संपूर्ण मंत्रिमंडल इसके लिए उत्तरदायी होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, एक सबके लिए और सब एक के लिए का सिद्धांत इसमें काम करता है। तो एक वो सबके लिए है, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई दूसरा मंत्री हो, और सब एक के लिए, सभी सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना इसमें काम करती है। सभी मंत्री एक साथ ही डूबते व तैरते हैं। तो सारे ही अगर जाएगा तो एक मंत्री जाएगा तो सारे मंत्री ही उसमें सबको इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार को भंग करना पड़ता है। और अगर वो उसकी किसी के भी खिलाफ अगर अविश्वास या निंदा प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो सारे ही मंत्री जो है वो तैरते हैं, वो बचे रहते हैं। तो एक साथ ही डूबते व तैरते हैं और एक सब के लिए और सब एक के लिए, दोनों सिद्धांत इसमें काम करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात इसमें कही गई है। पांचवी विशेषता देखें तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री संसदीय शासन या संसदात्मक सरकार में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल व सदन का नेता होता है। वह मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन तथा मृत्यु का केंद्र है। अन्य मंत्री उसकी इच्छा पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली ये सरकार होती है, इसको हम मंत्रिमंडलात्मक सरकार कहते हैं। लेकिन जो है सभी मंत्रियों पर नियंत्रण प्रधानमंत्री का रहता है। तो मंत्रियों में जो प्रधान है वो है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री सदन का भी नेता होता है और मंत्रिमंडल का भी नेता होता है। वही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, उसके जीवन या मृत्यु का वो केंद्र जो है वो प्रधानमंत्री रहते हैं। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों से इस्तीफा ले सकता है, अर्थात अन्य मंत्री उसकी इच्छा पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं।
छठी विशेषता की बात करें तो वह है गोपनीयता। सभी मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रिमंडल की कार्यवाही, निर्णय आदि को मंत्री गुप्त रखते हैं। तो गोपनीयता की शपथ उनके द्वारा ली जाती है। सभी मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं और मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय को गुप्त रखते हैं। सातवीं विशेषता है राजनीतिक सजातीयता। संसदीय शासन में राजनीतिक सजातीयता पाई जाती है। इसका अर्थ है कि सभी मंत्री एक राजनीतिक विचारधारा के होते हैं, एक सिद्धांत वाले होते हैं। हालांकि आजकल जो है भारत में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक दल की सरकार अपना शासन में नहीं आ पाती है, तो एक वो संगठन बना के आते हैं, लेकिन वो तो भी उनकी विचारधारा का एक होना इसमें माना जाता है कि उनकी सोच जो है वो एक होनी चाहिए। सभी मंत्रियों की, चाहे वो अलग अलग दल से आए हो, वहाँ पे उनको राजनीतिक सजातीयता दिखानी पड़ती है। साधारणतया वे एक ही राजनीतिक दल के होते हैं। ये उनकी एकता, सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता के लिए भी आवश्यक होता है। तो राजनीतिक सजातीयता उनके द्वारा दिखाई जाती है। तो ये थी संसदीय सरकार की विशेषताएं, संसदात्मक शासन की विशेषताएं। अब संसदीय शासन या संसदीय सरकार के गुण क्या है, उसमें अच्छाइयाँ क्या नज़र आती है हमें। पहली जो अच्छाई है उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संघर्ष नहीं। दोनों जो है उनमें घनिष्ठ संबंध जब पाया जाता है तो घनिष्ठ संबंध की वजह से उनके अंदर जो है लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जैसे अगर अध्यक्षात्मक शासन की बात करें तो वहाँ पे दोनों के अंदर जो है लगातार द्वंद्व चलता रहता है। राष्ट्रपति जो है उस पर अगर सीनेट या प्रतिनिधि सभा में उसके पास में समर्थन नहीं है, उसका दल वहाँ पे जो है मेचोरिटी में नहीं है, तो वहाँ पे दोनों के बीच में जो है वो संघर्ष रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये संघर्ष नहीं रहता है, एक रूपता पाई जाती है। इसी वजह से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संघर्ष नहीं होता है। दूसरा, शीघ्र निर्णय लेना। निर्णय लेने में आसानी होती है। सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री, तो इस नाते उसका निर्णय जो है मंत्रिमंडल में भी उसमें मान्य होता है, कार्यपालिका में मान्य हो गया, और साथ साथ में व्यवस्थापिका में भी उसका दल जो है वहाँ पे बहुमत में होने के कारण शीघ्र निर्णय लेने उसमें आसान होता है। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों जुड़ी हुई होने के कारण भी आसानी रहती है, तो शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है। तीसरा देखें तो उत्तरदायी शासन। तो जो लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, वो उत्तरदायी शासन व्यवस्था इसके अंदर होती है। वो लोकप्रिय सदन के प्रति और अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, उनसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। तो इसलिए मंत्रियों को उन सवालों का जवाब देना ही पड़ता है, इसलिए इसे उत्तरदायी शासन भी कहते हैं। चौथा जो इसका गुण देखें हम, तो वह है विरोधी दल का महत्व। लोकतंत्र में विरोधी दल का भी महत्व होना चाहिए। तो वो जो विरोधी दल का महत्व है वो इसके अंदर संसदीय शासन के अंदर रहता है। यहाँ पे हम ब्रिटेन का उदाहरण लें तो वहाँ पे जो है एक सरकार का जो विरोधी दल होता है वो उसमें जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसकी प्रतिलिपि या छाया के रूप में मंत्रिमंडल बनाता है, और वो सदस्य जो है एज ए सरकार की तरह काम करते हैं, सरकार के मंत्रियों के कामों की वहाँ पे आलोचना करते हैं और जनता के सामने उनको लेकर के जाते हैं। तो वो जनता को जागरूक करने का काम करते हैं, और अंततः उससे सरकार भी सावधान रहती है और जनहित के काम जो है वो उसको करती है, निरंकुशता उसमें नहीं आती है। तो इसमें विरोधी दल का भी महत्व है। पांचवां देखें तो वो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व इसमें रहता है। जनता की इच्छा का महत्व, क्योंकि एक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसके अंदर अपनाई गई है, तो उसमें सभी लोगों को लगता है कि हमारे प्रतिनिधि जो है वो संसद में बैठे हैं, वो सरकार में बैठे हैं, तो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। विरोधी दल वाले में देखें हम तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अमेरिका का उदाहरण देखें हम, तो वहाँ पे सरकार बनने के बाद में दलों का महत्व जो है वो कम हो जाता है। सभी दलों से अच्छे अच्छे लोगों को वो जो है पार्टियां, वो जो राष्ट्रपति है वो अपनी सरकार में ले लेता है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा दलों का अंतर्विरोध नहीं पाया जाता है। विरोधी दल का वहाँ पे नाम मात्र के लिए भी महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। अंतिम देखिए इसमें गुण जो है अच्छाइयाँ, राजनीतिक चेतना और शिक्षा। तो राजनीतिक चेतना इसमें बलवंत होती है, मजबूत होती है।
अगर समझ लीजिए कि उन पे संसद के अंदर कार्यवाही चल रही है, तो वहाँ पे किस प्रकार से संसद के सदस्य जो है वो सरकार से सवाल जवाब करते हैं और उनको सरकार को उनके जवाब देने पड़ते हैं। जनता उनको सीधे ही वो टीवी के माध्यम से या अखबार के माध्यम से जानकारी लेती है और समझ सकती है कि हमारे लिए, हम लोगों ने जिनको चुन करके भेजा है वो वहाँ पे हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो राजनीतिक चेतना भी इसमें आती है। तो यह है संसदीय सरकार के गुण। अब देखते हैं इसके दोष क्या है या कमियां हमें क्या नजर आती हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली की कमियां या इसकी दोष। उग्र राजनीतिक दलबंदी। तो जैसा पहले भी हमने बात की वहाँ पे विरोधी दल वाली बात में, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तुलना में देखें तो इसमें उग्र राजनीतिक दलबंदी पाई जाती है। और कई बार तो विरोधी दल इतने ज़्यादा, विरोधी दल और सत्ता पक्ष के अंदर इतना ज़्यादा विरोध हो जाता है कि वो विरोध के लिए ही विरोध करते हैं, क्योंकि वो विपक्ष में है। इस नाते वो जब सत्ता में थे, वो जब उन्होंने जो प्रस्ताव लाए थे, अगर उस समय अभी जो सत्ता में है उन्होंने विरोध किया है, तो वो उसका अब जो है खुद विपक्ष में आने पर वो विरोध करते हैं। तो उग्र राजनीतिक दलबंदी पाई जाती है, सरकार का सहयोग नहीं किया जाता है और लगातार ये प्रयास किए जाते हैं कि सरकार को कैसे न कैसे हम गिरा दें। तो उग्र राजनीतिक दलबंदी पाई जाती है जो अंततः देश के लिए, देश की जनता के लिए वो नुकसानदायक होती है। दूसरा देखें तो विधानमंडल में आंतरिक विरोध। विधानमंडल के अंदर भी वही विरोध नज़र आता है जो सरकार के अंदर नज़र आता है। तो विधानमंडल में भी सत्ता और जो है विपक्ष, दोनों पक्ष में वहाँ पे जोर आजमाइश चलती रहती है और एक दूसरे का विरोध किया जाता है। वहाँ पे देश हित को त्याग करके वहाँ पे पार्टी हित को प्राथमिकता दी जाती है। तो विधानमंडल हो या हो कार्यपालिका, दोनों के अंदर ही वहाँ पे उग्र राजनीतिक दलबंदी हमें नजर आती है। तीसरा देखें तो निरंकुशता का उदय होना। तो इसमें भी निरंकुशता कैसे आ सकती है कि समझ लीजिए कि अगर लोकप्रिय सदन में सरकार का वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुमत आ गया है और वही कार्यपालिका है, तो दोनों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध पाए जाने के कारण और संसद को यहाँ पे असीमित अधिकार दिए जाने के कारण वहाँ पे निरंकुशता का उदय हो सकता है। सरकार अपने पक्ष के वहाँ पे मनमाने कानून जो है जनता पर थोप सकती है। तो वहाँ पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अगर एकीकरण है तो वो ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं बजाय कि जो व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की है। तो निरंकुशता का इसमें उदय हो सकता है। चौथा देखें तो दुर्बल कार्यपालिका। तो कार्यपालिका इसमें दुर्बल है, क्यों? क्योंकि वो व्यवस्थापिका पर निर्भर है। व्यवस्थापिका जब चाहे उसको जो है 5 साल से पहले या जो भी साल उनके लिए नियत है, जो नियत कार्यकाल है, उससे पहले भी सरकार को गिराने की ताकत व्यवस्थापिका रखती है। तो और वो भी प्रक्रिया कोई बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया, महाभियोग की तरह जैसा कि अध्यक्षात्मक शासन में है, उतनी जटिल प्रक्रिया यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे मात्र अविश्वास प्रस्ताव पास होना आवश्यक है, वो भी केवल लोकप्रिय सदन के अंदर। तो कार्यपालिका लगातार व्यवस्थापिका पर निर्भर रहती है और इसीलिए इसे दुर्बल कार्यपालिका कहते हैं, क्योंकि इसका कार्यकाल जो है वो उस सदन पर, लोकप्रिय सदन पर ही निर्भर करता है। अगला देखें दोष या कमी, तो वह है संकट काल के लिए अनुपयुक्त। ये जो व्यवस्था है वो संकट काल के लिए भी इसे अनुपयुक्त माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बार बार व्यवस्थापिका का समर्थन लेना पड़ता है। कार्यपालिका स्वतंत्र तौर पे काम नहीं कर सकती है। एकीकरण होने के कारण सदन की सहमति, लोकप्रिय सदन की लगातार इसके अंदर, सरकार के अंदर हस्तक्षेप रहता है। तो इसीलिए संकट काल में जो तुरंत निर्णय लेने की बात होती है वो ले सकता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाली कार्यपालिका। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है। तो संकट काल के लिए ये व्यवस्था जो है वो अनुपयुक्त मानी गई। और अंतिम जो दोष हैं वो है अस्थिर शासन। तो कार्यपालिका का समय जो निश्चित नहीं होने के कारण है, यहाँ पे इसे अस्थिर शासन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको व्यवस्थापिका जब चाहे उसका लोकप्रिय सदन जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को गिराने की ताकत रखता है। तो अस्थिर शासन है, लगातार भय रहता है कि समय से पहले ही सदन भंग नहीं हो जाए। तो यह है संसदीय सरकार के गुण, दोष और संसदीय सरकार की विशेषताएं। धन्यवाद।